हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है और उसी को देखते हुए हम जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो मैथ के क्वेश्चन हैं जिसे हम टेक्स्ट बुक के ऐप के माध्यम से देख रहे थे, तो उसमें 1 से लेके 20 तक हम क्वेश्चनों को कर चुके हैं और ये 21 से लेके 35 तक के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको वीडियो को देख लें और या पहले आप इसे भी देख सकते हैं, उसके बाद आप देख लें। तो साथियों, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझाया गया है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घनाभ के 3 फलक हैं और जो एक शीर्ष को साझा करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर और 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। अब उन्होंने क्षेत्रफल जो दे रखे हैं, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं वो दे रखे हैं और घनाभ, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एल बी और एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिए हैं तो एक दिया एल बी बराबर कितना दिया है 20 वर्ग मीटर और बी एच बराबर क्या दिया है 32 वर्ग मीटर और एच एल बराबर क्या दिया है 40 वर्ग मीटर। अगर हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एल वी गुणा वी एच गुणा एच एल बराबर कितना हो जाएगा 20 गुणा 32 और गुणा 40। अब देखिए एक एल ये है और एक एल ये है, तो ये हो जाएगा लंबाई स्क्वायर इंटू ये भी है और एक भी ये है का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणा 32 गुणा 40। अब इनका हम क्या करते हैं वर्गमूल ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एल बी एच, ये आएंगे हमारे अंडर रूट में 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और 32 को क्या लिख सकते हैं 32 को लिख सकते हैं हम गुणे 8 गुणे 4 और 40 को लिख सकते हैं 8 गुणा 5। देखिए मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टफ पड़ता है तो इसलिए हमने इनको अलग अलग तोड़ दिया। 5 ये किए 5 ये किए तो ये आ जाएगा 4 और 4, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और 8 और 8 ये 8 बाहर आ जाएगा। तो ये आंसर वो क्या होगा 5 चौक 20, 20 गुणा 8 इंटू 160, तो ये क्या हो जाएगा घन मीटर, क्योंकि आयतन है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी 160 घन मीटर। देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म करना है। अब दे रहा है 35 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है और 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं, तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि 35 जो व्यक्ति हैं उनका कुल योग क्या होगा आयु का, तो ये हो जाएगा 35 गुणे 40। अब इसमें 35 वर्ष के जो औसत आयु के हैं वो नए व्यक्ति 5 ऐड हो जाते हैं, तो इसमें 5 ऐड कर देते हैं, 35 वर्ष के हैं। अब टोटल व्यक्ति कितने हुए 35 ये और 5 ये, तो टोटल हो जाएंगे 40, यानी इनका औसत निकालने के लिए 40 से भाग कर देंगे। तो देखिए 35 यहाँ है, 35 यहाँ कॉमन ले लेंगे और ये 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45 डिवाइड बाई 40, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 8 40 और 5 7 35, ये जगह 7 15 35 और 7 चक 28, 28 और 3 31, 315 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 8 3 24, बचेंगे 7 8 9 72 और 3, ये आ जाएगा 39 सही 3/8। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 39 सही 3/8, बी आंसर। तो इसका सही आंसर है बी। साथियों, कैलकुलेशन को हमें ज़्यादा टफ नहीं बनाना, कोशिश करनी है कि कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़े। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि x बराबर ये संख्या दी गई है, इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ से जो बाहर आ जाएगा वो आएगा 5√5, और यहाँ से बाहर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं √5 गुणा √6, और ये √6 है तो है ही है। अब देखिए 5 तो ये बाहर ही है, गुणा 5 ये वाले दोनों से बाहर आ जाएगा तो 5 और ये 6, तो 5 25 छिक्के 150, यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 150। हमने क्या किया है, इनके फैक्टर कर लिए। 5√5 125 को लिख लिया 5√5, और 30 को लिख लिया हमने 5 इंटू 5 √5 इंटू √6, और √6 ले लिए। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 5 इंटू 5 इंटू 6, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 150। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर एक मूलधन 3 वर्षों में 1200 रुपये और 4 वर्षों में 1350 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं 3 वर्षों में कितना हुआ, 3 वर्षों में हो रहा 1200, और 4 वर्षों में 1350। यानी साथियों आपको पता है कि जो ब्याज मिलता है ना साधारण ब्याज, वो समान वर्षों में समान रहता है। तो 3 से 4 एक वर्ष में कितना ब्याज मिला है, 1200 से 1350, यानी जो ब्याज मिला है वो 150 रुपये, यानी एक वर्ष में 150 रुपये मिलता है। अब यहाँ देखिए ये जो है 3 वर्ष बाद है, ये जो धन राशि 1200 रुपये हुआ है वो 3 वर्ष बाद हुआ है। तो इससे पहले कोई मूलधन पी रहा हुआ तो 3 वर्षों में भी वो क्रमानुसार बढ़ा होगा। तो प्रत्येक वर्ष में जब एक वर्ष में 150 बढ़ता है तो 3 वर्षों में कितना बढ़ा होगा, 450। तो ये जो 1200 रुपये हैं ये 450 ऐड होने के बाद है। तो हम मूलधन जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1200 में से माइनस 450 माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे पहले जाना है। तो माइनस 450, तो ये आ जाएगा हमारा 750, ये होगा हमारा 750। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन डी 450। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दो चचेरे भाइयों की आयु का योग 40 वर्ष है। 8 वर्ष पहले बड़े भाई की आय छोटे भाई की आय की दोगुनी थी। तो बड़े भाई की जो बड़ा चचेरा भाई है उसकी वर्तमान आय ज्ञात करनी है। तो दो भाई हैं, मान लेते हैं ए एक है एक बी है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो जो बड़ा भाई है 8 वर्ष पहले कितनी थी, दोगुनी थी, तो इसकी 2 थी तब इसकी 1 थी। अब वर्तमान में आएंगे, इसको मानते हैं एक्स। तो ये वर्तमान में जब आओगे 8 वर्ष पहले की है तो ये हो जाएगी वर्तमान आय 2x प्लस 8 और x प्लस 8, ये दोनों की वर्तमान आय का अनुपात हो गया। अब ये दे रहा है कि दोनों की जो वर्तमान आय वो कितनी है, वो है 46 वर्ष, यानी टोटल 2x प्लस 8 और x प्लस 8 इसकल टू कितना है 46 वर्ष। तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 8 और 8 16, जब ये 8 और 16 प्लस के इधर माइनस के जाएंगे हो जाएंगे, माइनस इधर जाएंगे तब, तो ये बचेगा 20, सॉरी 20 नहीं बचेगा, ये बचेगा हमारा 30। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10। अब x की वैल्यू जो आ गई 10 आ गई। पूछा क्या है, बड़े भाई की वर्तमान आय पूछिए, तो बड़े भाई की वर्तमान आय कितनी है 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, x का मान कितना है 10, तो ये जाएगा 2 गुणा 10 प्लस 8 बराबर 28, 10 दूनी 20 और 8 28, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हों, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए और बी के पास कुल मिलाकर 3500 रुपये थे। ए की राशि का 1/2 बी की राशि के 2/3 के बराबर है, तो ए के पास कितनी धनराशि है, चलिए देख लेते हैं। तो ए की धनराशि, तो ए की राशि का 1/2 भाग बी की राशि के 2/3 के बराबर है, तो बराबर कर देते हैं। तो ये 2 इधर चला जाएगा तो ये होगा 4/3। अब उसमें कहा है कि दोनों को मिलाकर कितने रुपए हैं 3500, तो दोनों को मिलाकर 4 + 3 की वैल्यू कितनी है
3500, यानी 7 की वैल्यू 3500 दी है। तो पूछा है ए की, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3500 बट्टे 7। तो एक की वैल्यू तो आ रही है 500 रुपये, लेकिन पूछा क्या है, एक ही 4 इंटू 500। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन इजी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कुर्सी को उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 720 रुपये में बेचा गया। कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 640 रुपये है। इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। तो साथियों, जब कोई छूट दी जाती है तो वो दी जाती है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य पे। तो 10% की छूट दी गई है, तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% को लिख सकते हैं हम 1/10, यानी ये 10 रुपये अगर मार्केट प्राइस होता तो उस पर 1 रुपये की छूट दी जाती। तो 1 रुपये की छूट पे बेचा जाता तो कितने में बेचा जाता है, यानी MP जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब इसको 10 रुपये की में 1 रुपये की छूट पे बेचा जा रहा है, तो मतलब 9 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जो 9 रुपये इनका जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो बराबर है 720 रुपये। देखिए यहाँ जो रुपये में बेचा जा रहा है वो 720 रुपये में, लेकिन यूनिट के हिसाब से 9 रुपये में बेचा जा रहा है। 9 की वैल्यू 7200, सॉरी 720, एक की वैल्यू 80 रुपये। अब हमें अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10 की वैल्यू, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। अब 800 रुपये क्या आ गया हमारा, ये MP आ गया। और क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर भी बेचा जाए तब लाभ कितना होगा। तो अंकित मूल्य यही हो जाएगा हमारा SP, क्योंकि इस पे ही बेच रहे हैं हम। और क्रय मूल्य कितना है, 640 CP है, और SP कितना आ गया, SP आ गया हमारा 800, क्योंकि उसने कहा है कि अब जो है हम अंकित मूल्य पे बेच रहे हैं, तो जो अंकित मूल्य था वही SP के बराबर हो जाएगा। तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने पूछा परसेंटेज। तो ये हो जाएगा हमारा 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। देखिए साथियों कितने का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको 1 रुपये का, कितने पे, 4 पे। तो परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 बराबर आएगा 25%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 60 ग्राम मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें कितना तावा मिलाया जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, सोना और तांबे का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 2:1। लेकिन आगे कह रहा है कि इस अनुपात को हमको 1:2 में बनाना है, यानी ये अनुपात अब हमको 1:2 करना है। लेकिन कैसे करना है, केवल तांबा मिलाना है हमको, सोना जितना है उतना ही रहेगा। तो जब सोना यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। जब इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका जो नया रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:4। तो सोना तो बराबर है, क्योंकि सोना नहीं मिलाया गया, तांबा मिलाया गया, कितना मिलाया गया, 3। पहले 1 था, अब हो गया 4 मिलाने के बाद, तो 3 मिलाया गया। अब हमें दिया था पहले कि जो 2:1 था वो क्या था, 60 ग्राम सोना। 2 और 1 3, मतलब टोटल जो मिश्र धातु थी वो 3 यूनिट है। यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 60 ग्राम। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करने से अच्छा है, देखिए पूछा भी क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू। जब 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ से दी है तो यही 60 ग्राम, यही आंसर आएगा। क्योंकि चाहे अलग अलग कर लीजिए कैसे भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अपूर्ण मीनार का उन्नयन कोण मीनार के आधार से 45 मीटर दूर एक बिंदु पर 45 डिग्री है। मीनार के बन जाने के बाद उसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है हो जाता है। नवनिर्मित भाग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और √3 की जो वैल्यू दी है वो दी है 1.732। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है और मीनार यहाँ पे बन रही है। तो पहले जो था, तो यहाँ से यहाँ के बीच का उन्नयन कोण क्या था, वो था
45 डिग्री। लेकिन उसने कहा कि कुछ समय बाद जो है मीनार बन जाती है, तो बन जाती है तो कितनी हो जाती है, पूरी मीनार हो जाती है हमारी ये। अब जो उसी बिंदु से जो मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, अब ये पूरा जो हो जाता है वो हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं इसको ए बी सी और डी मान लेते हैं। अब देखते हैं त्रिभुज ए और बी सी में से, त्रिभुज ए बी सी से। अब ये tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1/1, यानी एक ही लंब होगा और एक ही आधार होगा। और अब देखते हैं हम त्रिभुज ए बी और डी से, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/1। जब tan 60 का मान √3/1 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये टोटल लंबाई है ए बी से लेके डी तक, ये √3 है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। लेकिन उसने क्या पूछा है कि नवनिर्मित क्या हुआ है, ये वाला भाग हुआ है। तो टोटल लंबाई कितनी है, √3, और जो पुराना वाला भाग है उसकी लंबाई 1 है, तो जो बाद बाकी बची कितनी है लंबाई हो जाएगी, √3 - 1। √3 - 1 ये नवनिर्मित भाग है, तो इसी का मान पूछा है। चलिए निकाल लेते हैं। अब हमें दिया है जो मीनार से और एक बिंदु की दूरी कितनी दी है, उसने 45 मीटर। तो 45 मीटर मतलब एक, तो एक की जो वैल्यू दी है वो कितनी दिया, 45 मीटर। ठीक, अब पूछा क्या, √3 - 1 की वैल्यू, तो √3 - की वैल्यू कितनी है, 45 × √3 - 1। अब इसमें क्या है, √3 की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 45, 1.732 कितनी दी है, ये दी है 1.732, इसको -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 × 0.732। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 गुणे, चाहे ऐसे को कर लेते हैं कि इसको मान लेते हैं हम 44 मान लेते हैं, इंटू इसको मान लेते हैं हम लगभग 3/4, 3/4 के, तो ये जाएगा 11, लगभग 33 के समथिंग आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको बोर्ड मास के द्वारा हल करना होता है, तो पहले कर लेते हैं स्मॉल कोष्ठक को। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25/18 प्लस 6 दूनी 12, 5 17/6 माइनस 7/36। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 36, और ये हो जाएगा 18 25 दूनी 50 प्लस 17 102, सॉरी दोस्तों, और ये हो जाएगा 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 माइनस 95, सॉरी 50 प्लस 95 डिवाइड बाई 36, ये हो जाएगा 145/36। ये जो कोष्ठक की केवल वैल्यू आई है वो आई है हमारी 145/36। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 11 × 66 और प्लस 2/6, इसको और सॉल्व करेंगे तो मतलब 68/6। अब ये जो भागित है 145/36, अभी हम बड़ा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। बड़ा कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो ये 68/6 × 145/36, सॉरी इसको ये हो जाएगा हमारा, रिवर्स में हो जाएंगे क्योंकि भागित लगा है, तो 36/145, तो 6 से ये 6 बार चला जाएगा, तो ये जो मान आएगा ये हमारा आएगा 68 गुणा 6 डिवाइड बाई 145। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब मेन सवाल पे चलते हैं। सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है,
ये हो जाएगा हमारा 2 सही 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 दूनी 14 मतलब 17/7 और इंटू 1। इंटू में जो हमारी बड़े कोष्टक की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 68 इंटू 6 डिवाइड बाई 145 बराबर बाई, और ये है 700 मतलब 72.5, तो 72 भागित में है तो ये हो जाएंगे 72.5 और ऊपर आ जाएगा हमारा 204। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये 17 से डिवाइड कर देंगे, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 एक 70, 70 दूनी 34, 12 बार जाएगा। और इस पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा, और 145 से हम 725 को काटेंगे तो ये लगभग जाएगा 5 20 5 5 7, हाँ ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और 6 से हम 12 को काट देंगे तो 2 बार डिवाइड होगा। अब मतलब बचेगा क्या हमारा 68 बराबर बचेगा हमारा 22 इंटू 20 डिवाइड बाई, यहाँ बट्टे में 7 है ही हमारा, डिवाइड बाई 5। 5 से हम इसको 4 बार डिवाइड कर देंगे, 4 से हम 68 को डिवाइड कर देंगे तो ये 17 बार जाएगा। तो जो बाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 17/7। सवाल कुछ में ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो सिंप्लीफिकेशन को आपको अच्छे से देख के जाना है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो 17.7। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दिया गया लाइन चार्ट एक देश का लगातार 5 वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दिखाता है। तो साथियों ये जो दिए गए हैं वो हैं आयात और निर्यात के अनुपात। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वर्ष Y5 के लिए आयात 76,000 करोड़ रुपए है, तो Y5 के लिए निर्यात कितने करोड़ रुपए होगा। तो जो ये जो दिया गया है Y5 वो कितना दिया गया है, आयात और निर्यात का अनुपात, मतलब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है 0.95। इसको हम लिख सकते हैं 95/100। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19/20। अब जो उसने दिया है जो हमारा इम्पोर्ट है वो कितना है, वो है हमारा 19 ना होकर 76,000 करोड़ रुपए। तो वैसे ही ये कितने गुना है, ये 4,000 करोड़ रुपए गुना है। वैसे ही 20 ना होके 4,000 करोड़ रुपए जब गुना होगा तो मतलब 20 इंटू 4,000, ठीक है 80,000 करोड़ रुपए आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति कितनी होगी। तो धारा के प्रतिकूल जो जा रही है तो धारा के प्रतिकूल कितनी चलती है, तो x माइनस वाई बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये आ जाएगा हमारा 3 है, ये हो जाएगा हमारा 4। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4। x क्या है हमारे शांत जल में नाव की चाल, और वाई क्या है धारा की गति। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा, धारा की गति कितनी है बाई कितनी दी है 1, 4 + 1 बराबर 5। तो ये क्या आया है, ये आया हमारा शांत जल में नाव की चाल, सॉरी दोस्तों नाव की चाल। पूछा है उसने अनुकूल चाल। अनुकूल चाल क्या होती है, जब अनुकूल चाल निकालते हैं तो वो होती है शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की गति। शांत जल में नाव की चाल कितनी आई है हमारी 5 आई है, और धारा की गति 1 है, तो इसका टोटल हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 किलोमीटर पर आवर। साथियों यही आंसर इसका ख़त्म नहीं होगा, ऐसा ना हो कि आप 5 किलोमीटर पर घंटे लगा दो, इसीलिए इसको थोड़ा सोचना है कि उसने पूछा है धारा के अनुकूल चाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक चुनाव में ए और बी, एक चुनावी प्रतियोगिता में ए जो है
480 मतों के अंतर से जीत जाता है। यानी कह सकते हैं कि ए ने बी को 480 मतों के अंतर से हरा दिया। लेकिन ए को जो मिले थे वो 70% मिले थे। तब ए और बी दो चुनाव जो प्रतियोगी हैं, तो ए को मिल रहे हैं 70, तो दूसरे कितने मिले होंगे 30। इसमें अंतर कितना है 40 का। तो अंतर वोटों में कितना दिया है, वोटों में दिया है 480, तो ये 40 ना होगा कितना के बराबर है 480, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10 बराबर कितना हो जाएगा 120। लेकिन पूछा क्या है कुल मत ज्ञात करना है, तो ये 100% होंगे टोटल अपने आप में, 100% बराबर होगा तो एक और जीरो आ जाएगा, यानी 1200 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करेंगे। क्वेश्चन जैसे दिया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 20 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152, तो ज्ञात कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc। साथियों इक्वेशन कितने हैं 1 और 2, लेकिन वेरिएबल कितने हैं ए बी सी मतलब 3 है। तो हम क्या करेंगे किसी एक को जीरो मान लेंगे। अब हमें देखते हैं कि माइनस का सी है, तो कोशिश करेंगे कि माइनस के सी को ही जीरो मान लें, तो यानी सी को जीरो मान लें, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो सी बराबर हम मान लेते हैं कि जीरो होता, तो पहला इक्वेशन क्या आ जाता ए प्लस बी बराबर कितना आ जाता 20, और दूसरा इक्वेशन क्या आ जाता हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 152। अब क्वेश्चन जैसे पूछा है यहाँ भी रखेंगे जब हम सी, तो ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, बचेगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर कितना होता है ए प्लस बी, और कोष्टक में जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब ए प्लस की वैल्यू तो 20 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 152, लेकिन ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो ए बी की वैल्यू क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। जो हमारे ए प्लस बी की वैल्यू जो दी है, यानी ए प्लस बी की वैल्यू जो दी है हमारी कितने दी है 20, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 400। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है 152, यानी 2ab बराबर 400, माइनस में इधर हो जाएंगे 152, तो ये बचेंगे 400 माइनस 152 में जाएंगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 248, यानी 8 4 और 248, यानी 2ab की जो वैल्यू आ गई वो 248, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी 124, तो माइनस का 124 कर देंगे, तो ये जगह 20 इंटू 152 में से 124 के तो कितने बचे 28, तो 28 दूनी 56 तो 560, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 560। कुछ नहीं है साथियों, बस फॉर्मूला बेस्ड में क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 4√2, तो ज्ञात कीजिए x4 माइनस 1/x4। तो जो दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर 4√2, और पूछा है उसने x4 माइनस 1/x4 बराबर पूछा है। तो देखिए साथियों माइनस में है तो हम इसको स्क्वायर भी करेंगे तो हमारा माइनस नहीं आ पाएगा, हालांकि करेंगे वैसे ही। तो अगर हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं x, तो ये हो जाएगा x4 प्लस 1/x4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस के 2, और ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 दूनी 32 32, x4 प्लस 1/x4 बराबर कितना आ जाएगा 34। अब एक्स स्क्वायर मतलब x4 प्लस 1/x4 बराबर 34 आ गया, लेकिन पूछा क्या x4 माइनस 1/x4। तो इसको अगर हम दो भागों में तोड़ें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र, तो एक कोष्टक में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू तो है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे अब ये प्लस में है तो इधर भी 2 ऐड कर देंगे और इधर भी 2 ऐड कर देंगे। जब दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये जो बनेगा हमारा x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये टोटल हो जाएगा 36। तो ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट ले लेंगे तो बचेगा 6। अब ये 6 बचेगा तो यहाँ पे तो आएगा 6 और इसका मान जो दिया है 4√2, टोटल हो जाएगा 24√2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24√2। साथियों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।